औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सीसीएस एस्पायरेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू अगेन द लर्नर्स ग्रुप्स, जहाँ हम सिर्फ सीएसएस की थ्योरीज नहीं पढ़ते बल्कि उसको इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं और पास्ट पेपर को कैसे हल करना है वो भी हम हल करना सीखते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान के रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में मुतनाज़ा तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप में से एक के तौर पर उभरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है 27th अमेंडमेंट। 27 अमेंडमेंट जो सीएसएस पाकिस्तान अफेयर के 2026 में क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आया था। क्वेश्चंस ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले अपना देखते हैं क्वेश्चन क्या था। What extent does the constitutional 7th amendment strengths and weaknesses for constitutionalism and rule of law in Pakistan? एक्चुअली क्या उसके फ़ायदे या नुकसान किए हैं, उसको कमज़ोर किया है या उसको मजबूत किया है? किसको 27th अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ को कैसे मजबूत किया या कमज़ोर किया है, वो आपने डिस्कस करना है। उसके बाद वो कहता है जस्टिफाई यूर स्टैंड्स। उसके बाद हमने अपना स्टैंड्स देना है और वैलिड आर्गूमेंट्स देने हैं, विद वैलिड आर्गूमेंट्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पहले उसने टर्म इस्तेमाल किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। फिर उसने रूल ऑफ लॉ का है, 2 पॉइंट्स ये हो गया। उसके बाद 27th अमेंडमेंट हो गई। उसने जस्टिफाई यूर स्टांस, उसके बाद हमने एक स्टांस लेना है। उस स्टांस को किस वैलिड करना है? आर्गूमेंटेशन के साथ। ठीक है। तो इसकी आउटलाइन देख लेते हैं, इस क्वेश्चंस की आउटलाइन इसलिए बताता हूं कि ताकि आपको वीडियो के शुरू में पता चल जाए कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, जो उसने टर्म यूज़ की है, हम उसके 2-3 डेफिनेशंस बताएंगे या उसके 2-3 खसूसियत बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, उसके 2-3 फीचर्स बताएंगे ताकि आपको समझ आया जाए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और रूल ऑफ लॉ क्या है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेजर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 27th अमेंडमेंट क्या है, मेजर फीचर्स ऑफ 27 अमेंडमेंट के जो मेजर फीचर्स कौन कौन से वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ये इसके जो आर्गूमेंट्स आपके इसके हम 5 पॉइंट्स बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि उसने क्या क्या किया है, इसके क्या क्या मकसद थे। ये सिर्फ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के और रूल ऑफ लॉ के रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आर्गूमेंट्स, देखेंगे आर्गूमेंट्स रिलेटेड इट स्ट्रेंथन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रूल ऑफ लॉ कि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल कि 27 अमेंडमेंट ने इस वो कहते हैं कि किस तरह रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मजबूत किया है, स्ट्रेंथन किया। वो आर्गूमेंट्स देखेंगे, 4 से 5 आर्गूमेंट्स दूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद आर्गूमेंट्स देखेंगे रिलेटेड टू वीकनेसेस कि वीकनेस किस तरह किया है इसने रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पाकिस्तान को, इसने किस तरह इसको वीक किया है। ये भी हम 4 से 5 पॉइंट्स बताएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस जो है ये आपको अपने हर क्वेश्चन में करना है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। ये अगर वो पूछेगा तो 5 नंबर का होगा, क्रिटिकल अगर नहीं पूछता तो ये आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा, 2 मार्क्स दिए आपको। अगर आप करेंगे तो ये आपको पेपर में 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके देगा। अगर आपके वहाँ 15 बन रहे हैं तो ये आपको 17 लेके देगा। उसके बाद हम करेंगे, उसने कहा कि जस्टिफाई यूर स्टैंड्स। तो माई स्टैंड, मैं अपना स्टैंड लूँगा, मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा कि ये इसने अच्छा किया कि गलत किया है। ठीक है। उसके बाद मैं इसमें जो है वो बताऊँगा कि इसने कौन कौन से इसने वीकेंस किस तरह किया है। ठीक है। तो उसके बाद मैं वे फॉरवर्ड बताऊँगा इसका। मेरा स्टांस जो होगा वो होगा नेगेटिव।
कि इसने किस तरह रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नुकसान किया है, या इसको डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो फिर उसको हल कैसे करना, उसके लिए मैं आपको वे फॉरवर्ड बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कह सकते हैं कि मेन हेडिंग होंगे इस लेक्चर्स की। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसको मज़ीद कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोज़ में वो चीज़ें इम्प्रूव करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो फैक्ट्स एंड इसमें इन सब के साथ मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दूंगा। जो आपका मेरा पढ़ाने का मकसद है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो लेंथ इसलिए होनी है कि मैं आपको हर एक पॉइंट के साथ फैक्ट्स प्लस फिगर दूंगा। जो आपको CSS में जो आप न्यूज़पेपर से या मैगजीन से इकट्ठे करते हैं, मैं आपको हर पॉइंट सब दे दूंगा ताकि आपको कहीं से फैक्ट्स एंड फिगर ना लेनी पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पहले हमारी जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है जब कोई स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रही हो तो उसको स्टेट में हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अभी इसकी खुशियाँ देख लेते हैं। तो इसमें पहला कहता है कि सुप्रीमेसी हो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट के जो स्टेट का सबसे बड़ा जो रूल जो हो कानून हो वो कॉन्स्टिट्यूशन हो। तमाम जो इदारे हैं एग्जेक्टिव हैं, पार्लियामेंटेरियन यानी लेजिस्लेटिव हैं, जुडिशरी है, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही हो। कोई इशू है तो वो इसको फॉलो कर रहा हो तो इसको कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। उसके बाद वो कहता है कि लिमिटेशंस ऑफ स्टेट पावर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेट की जो पावर्स है इसको लिमिट करता है। जो वो कहते हैं कि फोर्स किडनैपिंग होती हैं, जो बंदे गायब हो जाते हैं उसको वो रोकता है, स्टेट पावर रोकती है, और जो एग्जेक्टिव को रोकती है। उसके बाद जुडिशरी के पास राइट है कि वो उनसे वो बंदे वो प्रूव करवा सकती है। तो स्टेट वो कहता है कि ये अपनी अथॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अथॉरिटेरिज्म को यानी आमरियत को अथॉरिटेरियनिज्म को रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेट की पावर को लिमिट करता है कि जो मर्जी चाहे जो पावर में वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकता, बल्कि कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रहकर वो काम करेगा। नंबर तीसरी जो खासियत है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का ये भी मकसद होता है कि जो पावर्स हैं बेसिकली 3 होते हैं आपके, किसी भी मुल्क में 3 किस्म के वो इदारे होते हैं। पहले होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव नोट कर लें। फिर होते हैं आपके एग्जेक्टिव्स, उसके बाद होती है आपकी जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मकसद ये होता है कि इन सब की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर अगर अपना काम करें तो वहाँ हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। और यहाँ बैलेंस ऑफ यानी इसमें चेक एंड बैलेंसेज होते हैं। अगर कोई बंदा वायलेट करता है, फॉर लेजिस्लेटिव कोई गलत कानून बनाते हैं तो उसको जुडिशरी रोकेगी। अगर वो एग्जेक्टिव कोई गलत काम करते हैं तो इसको वो वेटो के ज़रिए वो कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के ज़रिए इसको रोकेगा। तो ये 3 चीज़ें होंगी। चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसकी जो जुडिशरी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्टेट, जो सिटीजन होते हैं, सिविलियन होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करती है जुडिशरी। वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको प्रोटेक्ट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। बेसिक जो है पहला जो है वो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू चॉइस ऑफ रिलीजन, चॉइस ऑफ जॉब और बिजनेस, जो मर्जी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये अगर 4 चीज़ें हों तो उसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट करता है। अभी हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ की क्या खसूसियात हैं। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है जहाँ सब इक्वालिटी हो। मैं खसूसियत बताऊँ फिर आप इन सबको मिलाकर आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं।
वो कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ जब कब होगा, जब इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगी, कि कानून से पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि सब बराबर हैं कानून के सामने, क्या है, सब बराबर हैं, कोई किसी, वो कहता है कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है, कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है। नंबर 2 है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिस स्टेट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर ना हो, उसकी वो कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र जो पॉलिटिकल ना हो, उसके ऊपर एग्जेक्टिव का कोई प्रेशर ना हो, पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, और वो किसी इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। क्योंकि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो वो फेयर डिसीजंस कर पाएगी, यानी वो फेयर और इक्वलिटी बेस वो जो होते हैं वो फैसले कर पाएगी। चौथी खसूसियत क्या होगी, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी अथॉरिटी। रूल ऑफ लॉ में जो है वो कहते हैं कि आमरीत, यानी जो उसकी अपनी मर्जी की नहीं है, बल्कि वो रूल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर काम करेगा, कि वहाँ वो जो है अथॉरिटेरिज्म नहीं होगा, यानी जो अपनी मर्जी की कानून नहीं ला सकता, कि अगर किसी को वो क्या कहते हैं कि वो किसी को सज़ा देना चाहे, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सज़ा देगा, जो पीनल कोड है उसको फॉलो करेगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहेगा उसके मुताबिक उसको वो अथॉरिटी यूज़ करेगा, ना कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अथॉरिटी यूज़ करेगा। तो उसको कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ। नंबर 5 जो चौथा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ये होती है जब तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रहे हों, जो लेजिस्लेटर हैं वो लेजिस्लेशन कर रहे हों, एग्जेक्टिव जो अपनी वो लेजिस्लेचर की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हों, और जुडिशरी जो इनकी जो फंडामेंटल राइट्स को वो इंश्योर कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस अच्छी हो रही है। ठीक है। और जब ये 4 चीज़ें हो जाएंगी तो हम उस स्टेट में कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ है। जब ये 4 चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी तो वहाँ स्टेट की जो होगी वो रूल ऑफ लॉ इंश्योर होगा। ठीक है। ये तो हो गया आपके रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट, आपको क्लियर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये 4 मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, तो इससे आपका रूल ऑफ लॉ क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं अभी जो मेजर अभी जो हुई है, मेजर फीचर्स ऑफ ऑफ 27th अमेंडमेंट। पहले हमने वो कंसेप्ट देखे, उसके बाद हम इसके देखते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं। इन फीचर्स को देखकर हम इसके वो क्या कहते हैं कि वो बनाएंगे इसने कमज़ोर किया है या मजबूत किया है। तो किस तरह फिर रूल ऑफ लॉ में देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हम बताएंगे कि इसने कमज़ोर किया या मजबूत किया है। सबसे पहले जो इसने जो किया है, उसने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वो किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं। इसका मकसद जो है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं या जो केसेस हैं या क्लैशेस हैं फेडरल के और प्रोविंसेस के दरमियान, या दो एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान, या एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव के दरमियान, उनको वो डिस्कस करेगा। जो केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनको ये डील करेगा। इसका मकसद है कि जो सुप्रीम कोर्ट पर जो केसेस हैं उसका बोझ कम किया जाए। नंबर 2 किया गया इसने चेंजेस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। चेंजेस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म। ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म जो 27 अमेंडमेंट में है, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, वो अपॉइंट्स होते थे, तो उसको अपॉइंट करती है जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल पार्लिमानी कमेटी अपॉइंट करती है।
तो उसके अंदर जो पहले स्ट्रक्चर था उसमें जो जजेस थे वो ज़्यादा थे, और जो पार्लियामेंटेरियन जो जो वो थे लेजिस्लेटिव वो कम थे। लेकिन अभी क्या किया गया है, इसमें जो है चेंजिंग की गई है, इसमें जजेस को जो है वो बंदे कम कर दिए गए हैं और पार्लियामेंटेरियन और एग्जीक्यूटिव का वो बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट जो हैं वो चेंज हो गई हैं। उसके बाद ट्रांसफर मैकेनिज़्म भी चेंज किया गया कि अब जो है जो जहाँ मर्जी चाहें जो है जो जुडिशल पार्लियामेंट्री कमेटी है जहाँ चाहे उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक हो गया, तीन ये किया। उसको चौथा जो है उसने क्या किया है, तीसरा जो स्टेप लिया है उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट टू आर्टिकल 24(3) रिगार्डिंग मिलिट्री कमांड। जो मिलिट्री की जो कमांड है उसको अब उसमें क्या किया है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इसको इनका रोल बढ़ा दिया गया मिलिट्री का। ठीक है, ताकि जो अभी जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें उसको कंट्रोल किया जा सके। मिलिट्री कमांड का जो है वो इसमें जो है वो बढ़ाया गया है। जो मिलिट्री कमांड का रोल इसमें बढ़ाया गया है। उसके बाद नंबर 4 जो है वो है ग्रेटर रोल ऑफ फेडरल इन सर्टेन प्रोविंशियल मैटर्स। तो 27 अमेंडमेंट में वो क्या इमरजेंसी में या किसी ख़ास वो कहते हैं ख़ास मैटर्स में या ख़ास हालात में फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो रोल बढ़ाया गया है, जो वो कहता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ख़िलाफ़ है। ये इनसे आगे देखेंगे कि आर्गूमेंटेशन। नंबर 5 क्या किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने इम्यूनिटी प्रोवाइड की हैं। इम्यूनिटी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हमारे आसिम अली साहब उनको इम्यूनिटी दी है, इम्यूनिटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसको भी वो दी है, इम्यूनिटी दी है। उसके बाद नंबर 6 जो किया वो किया है इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन पावर्स। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं इसको वो क्या रीऑर्गेनाइजेशन किया है। किस तरह किया है कि सबसे पहले वो उसने क्या किया कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स पर पैदा किए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो 100 मोटो पावर्स भी स्नैच कर ली गई हैं। वो 100 मोटो पावर किसको दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दी गई हैं, जिससे इसकी पावर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को है उसको भी चेंज किया गया है। ये 6 रिफॉर्म्स हैं जो 27th अमेंडमेंट में की गई हैं। आपने इसके नीचे 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक हो गया, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं आर्गूमेंट्स रिलेटेड टू 27th अमेंडमेंट। आर्गूमेंट्स रिलेटेड टू 26th अमेंडमेंट strengthens the constitutionalism and rule of law। ठीक है, arguments related to constitutional amendment strengthens the constitutionalism and rule of law in Pakistan। तो कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं, सबसे पहला जो आर्गूमेंट है वो है क्रिएशन of a federal constitutional courts
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिन्होंने क्रिएट किया, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है जो बैकलॉग है, यानी जो मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग हैं इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसको मिनिमाइज करना, उनको कम करना, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन वाले रिलेटेड हैं, इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड जो केसेस हैं, ठीक है, उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया। वो किसको रेफ़र किए हैं? सेपरेटेड कर दिए हैं। वो किसको दिए हैं? वो कोर्ट्स को दे दिए हैं, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जो रिलेटेड जो सिविल और क्रिमिनल केसेस उनको देखे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जो केसेस हैं उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कर दिया जाए, ताकि बैकलॉग ख़त्म हो और जो वो कहते हैं कि सिविलियन सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद रह सके, क्योंकि बैकलॉग होने की वजह से उनकी जो जो एक केसेस की तरह सालों बाद आती है वो महीनों तक आ जाए, ताकि केस का हल जल्द किया जा सके, ठीक है। इसलिए ये इसको पॉजिटिव यानी स्टेप है, तो क्रिएशन किया, ये पॉजिटिव स्टेप है। उसके बाद वो कहता है कि ये कहाँ से इसकी ली गई है? वो कहता है जो इसकी जो इसका जो आइडिया है वो लिया गया है जर्मन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, जर्मन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, वहाँ से इसका आइडिया लिया गया कि वहाँ भी इस तरह का कोड एग्जिस्ट करता है, जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है और जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी है। तो इसके बारे में कोटेशन नोट कर लें। द जर्मन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सर्व्स एज ए सक्सेसफुल ग्लोबल प्रेसिडेंट, यानी एग्जाम्पल है, वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशंस इज स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशन। ये जो फेडरल जर्मन है ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट यानी ग्लोबल प्रेसिडेंट यानी बेहतरीन मिसाल है। नंबर दूसरा स्टेप है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करती है, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इस तरह करती है कि इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइजेशन इस तरह है कि अगर फॉर एग्जांपल जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो क्रिमिनल हैं, सिविलियन केसेस प्लस क्रिमिनल केसेस, इनको जो डील करेगा ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, और इसको बेहतर से इसकी अगर कर सकता है, इसकी बेटर इंटरप्रिटेशन कर सकता है। और इसको अच्छे से इसको हल कर सकता है। और जो दूसरा है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है, जो वो क्या करेगा, वो देखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, उसके बाद वो क्लैशेस बिटवीन फेडरल टू प्रोविंसेस, उसके बाद या फेडरल टू प्रोविंसेस वो कैसे देखेगी, उसके मुताबिक वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस करेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखेगी एग्जेक्टिव जुडिशरी या लेजिस्लेटिव के दरमियान कोई इनके पास क्लेश आएगा, तो ये क्या करेगी, जो ये है बेटर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस करेगी, जिसकी वजह से वो कहता है कि जो चीज़ जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो उसमें काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है कि वो इन केसेस को अच्छे से हल करे, और जो इसका जो हल है ये इनकी बेहतर से वो करे, इसकी इंटरप्रिटेशंस करे, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा फैक्ट। उसका वो कहता है ग्लोबल जुडिशियल रिव्यू के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जुडिशियल रिव्यू, स्पेशलाइज्ड कोर्ट
कोर्ट्स रिड्यूस लिटिगेशन बैकलॉग बाई 30 to 40%। वो कहता है कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं वो 30 to 40% जो बैकलॉग है वो क्या करते हैं, बाई स्ट्रीमलाइनिंग केस कैटेगराइजेशन। कहता है स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स रिड्यूस लिटिगेशन बैकलॉग बाई 30 to 40%, यानी कम करते हैं बाई स्ट्रीमलाइनिंग, यानी एक लाइन में लगाने से केसेस कैटेगराइजेशन कैटेगराइज कर देते हैं कि ये सिविलियन है या